बलदेव राम, सहायिकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में। आदिकाल का अध्ययन अपन ने कर लिया, भक्ति काल यानी भक्ति आंदोलन उदय के कारणों का अध्ययन कर लिया। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और प्रत्येक साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों की उपज या देन मानी जाती है, क्योंकि कवि चाहे कोई सा भी हो, वो समाज में रहता है और समाज की जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं उनसे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है और वही चीज़ें साहित्य में प्रभावित होती है। तो आज अपन भक्ति काल यानी इसकी जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। मध्यकाल को पहले दो भागों में बांटा था, एक पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम से जाना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले भी जब उन्होंने इतिहास लिखा उस समय उनका ये कथन जो अपन को याद आ रहा है वो यह है कि मतलब जो भी आपके या यूँ कहें उन्होंने जो नामकरण किया था उस समय की जो प्रधान प्रवृत्ति थी और उस प्रधान प्रवृत्ति की खोज के लिए उन्होंने जिन प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार लिया था उसी आधार पे उन्होंने काल विभाजन, नामकरण आदि किया है। तो इस काल में भक्ति तत्व की प्रधानता थी, इसीलिए इसका नामकरण उन्होंने भक्ति काल किया। आज इस भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। पूर्व मध्यकाल का आरंभ, पूर्व मध्यकाल को यानी भक्ति काल, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 के राज्यकाल में हुआ। उत्तर से दक्षिण तक के अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया, यत्न किया और उसका नाम उन्होंने दौलताबाद रखना चाहा। इस प्रयास में दिल्ली प्रदेश एकदम उजाड़ हो गया। उसने एक बार तांबे के सिक्के चलाए और कई बार सुदूर चीन पर आक्रमण की योजना बनाई। मिस्र के खलीफा से उसने अपनी राज्य सत्ता के लिए धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त की। इन जैसी बातों के अतिरिक्त उसके अपने विशिष्ट गुण भी थे, यानी कुछ अलग गुण थे। वो क्या थे? जिनके कारण वह कवि, विद्याव्यसनी तथा पक्षपात रहित सुल्तान बन सका। उसके यहाँ विद्वानों को संरक्षण भी मिलता रहता था। हिंदू प्रजा के प्रति वह उदारमना था, किंतु उसके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था, यानी वो धार्मिक दृष्टिकोण से असहिष्णु प्रवृत्ति का था। इसलिए वे हिंदुओं के प्रति पक्षपात रहित नहीं रह सका। उसमें वैसी योग्यता भी न थी। फलस्वरूप अवसर पाकर के कई सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली सल्तनत में बिखराव उत्पन्न हो गया। उसका उत्तराधिकारी जूना सा था, जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने अपनी कृति चंदायन में किया है। परवर्ती सुल्तानों में से कोई बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल नहीं सका और सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के उपरांत 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। इसके बाद खिजर खां ने दिल्ली पर अधिकार कर सईद वंश का शासन स्थापित किया, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। इस वंश के 4 सुल्तानों में किसी का भी नाम उल्लेखनीय नहीं है। इनसे अधिक योग्य लोधी वंश के सुल्तान सिद्ध हुए, जिनमें से कई ने भीषण युद्धों में भाग लिया। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी 1487 से 1526 के बीच का जो टाइम पीरियड इनका था को शक्तिशाली मुगलों का सामना करना पड़ा और अंततः लोधी वंश की स्थापना, और ये अपन कह सकते हैं कि अंततः लोधी वंश स्थापना नहीं, लोधी वंश की सल्तनत जाती रही। इसके बाद में यानी जो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, तो इस समय ये लोधी वंश लगभग समाप्त प्राय यानी अपने अंतिम चरण से गुजर रहा था, यानी ख़त्म भी हो चुका था। लोधी वंश के शासनकाल में ही केंद्रीय शासन शिथिल पड़ चुका था और मालवा आदि स्वतंत्र सूबे बनने लगे थे। यानी अब थोड़ा मालवा के बारे में, यानी मालवा भी उस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मालवा विक्रम की 10वीं शताब्दी के लगभग प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जबकि ये परमार राजपूतों के अधीन आया था। राजा भोज के समय इसकी ख्याति और अधिक बढ़ गई थी।
सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा 1235 ईस्वी में आक्रमण किए जाने पर महाकाल के मंदिर के ध्वस्त हो जाने के बाद यह श्रीहत हो चला। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में इसे अपने शासन में ले लिया। 1401 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के वंशज दिलावर खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर धार नगरी को अपनी राजधानी बना लिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी पुत्र हुसंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू में स्थापित की। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका वजीर महमूद खिलजी यहाँ का स्वामी बना। अपनी योग्यता से उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को पराजित कर दिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी अपनी दुर्बलता के कारण मालवा की रक्षा करने में असमर्थ रहे। अंततोगत्वा गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को अपना अधीन कर लिया। बाद में मालवा दिल्ली के अंदर अधीन चला गया और शेर शाह ने शुजात खां को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इसी का पुत्र मलिक वायाजीद यानी जो बाद में बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी प्रेमिका रूपमती बतलाई जाती है, 1562 ईस्वी में सम्राट अकबर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। गुजरात यानी थोड़ा गुजरात के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। अपनी स्मृति और सोमनाथ के मंदिर के लिए गुजरात प्रसिद्ध रहता आया है। महमूद गजनवी ने संभवतः इसी से आकृष्ट होकर के 1025 ईस्वी में अफगानिस्तान आकर यहाँ लूटपाट मचा दी, परंतु बहुत समय तक इस पर किसी का स्थायी आधिपत्य बना न रह सका। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे अपने शासन के अंतर्गत लिए जाने पर यहाँ दिल्ली द्वारा नियुक्त शासकों का शासन चलने लगा। 1401 ईस्वी में सूबेदार जफर खान ने तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, परंतु यहाँ का वास्तविक शासक पहले अहमद शाह बना, जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की। वह कट्टर धर्मांध था। उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तक करवाया, फिर भी उसकी प्रसिद्धि न्यायप्रिय शासक के रूप में रही। उसके उत्तराधिकारी में उसका पोता अहमद शाह बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह बड़ा पेटू था। जलपान के नाम पर वह एक प्याला सेब, एक प्याला घी और 100-150 केले ले लिया करता था। उसने 1507 ईस्वी में तुर्कों की सहायता से पुर्तगालियों के विरुद्ध एक सेना समुद्र के पश्चिम तट पर भेजी थी। गुजरात के शासकों में बहादुर शाह भी प्रसिद्ध है, जिसने कई युद्धों में वीरता का प्रदर्शन उसने किया था। कालांतर में आपसी वैमनस्य बहुत बढ़ गया और अंततोगत्वा अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार इस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति में जौनपुर, उसका भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके बारे में भी अपन देखते हैं। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना शाह के स्मारक स्वरूप गोमती नदी के किनारे बसाया था। फिरोज शाह की मृत्यु होने पर ख्वाजा जहाँ वहाँ का शासक नियुक्त हुआ, महमूद तुगलक ने उसे मलिक उशरक की पदवी प्रदान की। इससे प्रोत्साहन पाकर के उसने कई प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने विद्रोह कर अपने को अल्लावा के आज़म कहना आरंभ कर दिया। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शर्की उससे भी अधिक सफल शासक सिद्ध हुआ। महमूद तुगलक तक ने उसे सहायता की याचना की। वह कला और साहित्य का बड़ा अनुरागी था। हुसैन शाह शर्की भी यहाँ का एक शासक हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध परास्त होकर के बिहार में आश्रय ग्रहण किया और फिर बंगाल जाकर सुल्तान हुसैन शाह की शरण ली। मरगावती के सूफी कवि कुतुबन का वह आश्रयदाता भी रहा। इसके बाद जौनपुर के कई सूफी आश्रयविहीन होकर के मालवा से बंगाल तक फैल गए। विद्यापति ने कीर्ति लता में, जो उनकी अपभ्रंश भाषा की कृति है, जौनपुर का रोचक वर्णन किया है। बंगाल के बारे में भी थोड़ा देखते हैं। दिल्ली से दूर होने के कारण कई बार आक्रमण करके भी मुस्लिम आक्रमणकारी बंगाल में टिक नहीं सके थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत अधिक दूरी थी और दूरी के कारण ये बंगाल को अपने कब्जे में रखने में कई बार अपने आप को असहज महसूस करते थे।
यानी समय समय बंगाल इनके हाथों से निकलता जा रहा था। समय समय पर केंद्र के प्रति यहाँ विद्रोहाग्नि भड़कती रहती थी। शासकों द्वारा अपने को स्वतंत्र घोषित किए जाने की दशा में उनका प्रजा से मिलकर रहना आवश्यक हो जाता था। फलस्वरूप इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम विमर्श फैलने के अवसर कम ही आ पाते थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कभी कभी बैंड भेज दिए जाने पर भी अपने यहाँ स्वतंत्र सुल्तान जैसा व्यवहार करते थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपने शासनकाल में वो अपने शासनकाल इतना लोकप्रिय हुआ कि भावी आधिपत्य जमाने में उसके वंशजों को कोई कठिनाई नहीं हुई। संगठनकर्ता के रूप में वह बहुत सफल रहा। जनता के लिए उसने कई संस्थाएं स्थापित की तथा विद्वानों और धार्मिक पुरुषों को सहायता देनी आरंभ की। सत्यपीठ संप्रदाय चलाने का श्रेय भी उसे प्राप्त हुआ, जिसका प्रधान उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। उसका पुत्र नसरत शाह भी सफल शासक रहा, किंतु हुसैन शाही शासकों के बाद बंगाल में कोई टिक नहीं सका। मुगलों पर विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह ने इस प्रदेश पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भड़की दक्षिण की विद्रोह की जो अग्नि का एक परिणाम इस्माइल मक्र के सुल्तान बनने में लक्षित हुआ। शांत प्रकृति का होने के कारण उसने हसन गंगू के पक्ष में पद त्याग कर दिया। हसन गंगू ने जफर खां की पदवी ग्रहण कर राज्य की गद्दी संभाली और अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह कहलाकर दौलताबाद का सुल्तान बन बैठा। उसने अपनी राजधानी दौलताबाद से हटा करके गुलबर्गा में स्थापित की। उसके उत्तराधिकारियों में फिरोज शाह सबसे योग्य प्रमाणित हुआ। उसने साहित्य और विद्वानों को संग देकर के कीर्ति लाभ किया। उसके बाद उसके भाई अहमद शाह ने बिदर नगर की नींव डालकर वली की उपाधि ग्रहण की और तदनंतर अपने पुत्र जाफर खां को राज्य का दायित्व सौंप दिया, जो अलाउद्दीन अहमद शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हुमायूं और निजाम से गद्दी नशीन हुए। कदम राव व पदम यानी ये ग्रंथ का नाम प्रेम गाथा के अनुसार अहमद शाह वहाँ बहमन वली हो गए। निजाम शाह की अवस्था राज्यारोहण के अवसर पर केवल 8 वर्ष की थी, यानी बहुत कम उम्र थी उनकी। उसके अभिभावकों में महमूद गावा का नाम भी लिया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई मोहम्मद शाह शासक बना और उसने शत्रुओं का दमन कर राज्य को मजबूत बनाने में योग दिया। कालांतर में उसे षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। 1518 ईस्वी में यह राज्य बिखर कर नष्ट हो गया और 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई। बरहार का इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और बिदर का वरीद शाही। अंत में ये सभी मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए। आदिल शाही और कुतुब शाही सुल्तान साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेकर के इसके बागी बने। सूरवंश शेरशाह सूरी वाले यानी शेरशाह द्वारा स्थापित सूरवंश का अपना पृथक महत्व है। बचपन में शेरशाह का नाम फरीद था। उसके पिता सासाराम यानी बिहार के जागीरदार थे, किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में हुई। उसे एक बार शेर मारने के कारण शेर खां की पदवी मिल गई। फिर बाबर के संपर्क में आकर के उसने बंगाल जीत में बड़ी सहायता पहुंचाई। बाबर की मृत्यु के बाद उसने गौड़ देश को अधीन कर लिया। पठानों की सहायता से चौसा के पास हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि ग्रहण कर ली। बाद में कन्नौज के युद्ध में उसने हुमायूं को फिर से हरा दिया, जिससे हुमायूं को अनेक वर्ष तक फारस में पनाह यानी शरण लेनी पड़ी। शेरशाह ने शासन सुधार की व्यवस्था इस रीति से की कि उसने सम्राट अकबर तक का पथ प्रदर्शन किया, यानी इस मामले में वो काफ़ी आगे थे। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां यानी सलीम शाह है उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1554 ईस्वी में उसका देहावसान हो गया। हुमायूं ने बिगड़ती हुई दशा का लाभ उठा करके उसी वर्ष भारत पर आक्रमण कर लाहौर को हस्तगत कर दिया। सूरवंश के अंतिम सुल्तान सिकंदर शाह के सरहिंद में हार जाने पर हुमायूं बादशाह बन बैठा।
तो ये इस काल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी यानी उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। यानी ये इस राजनीतिक परिस्थिति का एक पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है मुगल साम्राज्य, यानी भक्ति काल का जो उत्तर काल है या इसका आधा जो पार्ट पीछे वाला है, उसमें मुगल जो सम्राट थे उस समय की जो परिस्थितियाँ उनसे जो प्रभावित थी उनका अध्ययन अपन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।